गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो बुक है हॉर्नवेल का लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बच्चों, मैं इस लेसन का हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन कर रही हूँ और ध्यान से सुनना, उसके बाद लेसन पढ़ना तो पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का चित्र जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि मेरी दादी वैसी ही है जैसी औरों की दादी माँ है। एक बूढ़ी औरत, बहुत बूढ़ी थी वो, और उनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थीं। उनके बाल सफ़ेद थे और ये विश्वास करना भी कठिन था कि वो पहले कभी सुंदर और प्रिटी रही होंगी, क्योंकि लेखक उन्हें पिछले 20 साल से जानता था और वो 20 साल से वैसे ही अपनी दादी को बूढ़ा और झुर्रियों वाला दिख रहा था। उनके दादा का चित्र बैठक में चिमनी की कॉर्निस के ऊपर टंगा हुआ था। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी और उनके कपड़े या वस्त्र ढीले थे और उन्हें उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनके आगे चेस्ट के हिस्से को पूरी तरह से कवर करती थी। ये विश्वास करना भी कठिन था कि उनके दादाजी की कभी एक पत्नी और बच्चे भी थे, क्योंकि वो जो चित्र में दादाजी दिखाई दे रहे थे वो उस समय भी 100 वर्ष के ही लगते थे। और ऐसा लगता था लेखक को कि दादाजी जैसे चित्र में दिखाई देते हैं उसमें सिर्फ उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती ही हो सकते हैं। लेखक आगे बोलता है कि उनकी दादी एक छोटे कद की महिला थी और थोड़ी सी मोटी थी और उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह सीधी नहीं चल सकती थी। वह घर में इधर से उधर लंगड़ाती सी घूमती थी और उन्हें एक हाथ अपनी कमर पर रखना पड़ता था और वह अपने झुके हुए शरीर को संतुलित करने के लिए करती थी और दूसरे हाथ में वो माला पकड़े रहती थी, जिसे वो माला के मन के सदा फेरती रहती थी और उनके होठ हमेशा प्रेयर के लिए हिलते थे। उनके होठ लगातार प्रार्थना में हिलते थे। वह सफ़ेद वस्त्र पहनती थी और उनके चांदी जैसे बाल उनके चेहरे पर बिखर जाते थे और वह सर्दी में सफ़ेद पर्वतों की तरह लगती थी। जिस ऐसी उनको देखकर शांति एवं संतुष्टि महसूस होती थी। वह बहुत बूढ़ी थी, शायद इससे अधिक वो बूढ़ी हो नहीं सकती थी और पिछले 20 सालों में वो उतनी ही बूढ़ी थी। लेखक आगे कहता है कि वह और उसकी दादी अच्छे मित्र थे। उसकी दादी और वो उनके माता पिता जब शहर में रहने गए तब वो लेखक को उसकी दादी के पास छोड़ गए। वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी। वह सुबह उसे जगाती थी, फिर उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह अपनी प्रार्थना के जो रटे रटाए गाने थे वो हमेशा गाती रहती थी और इसी आशा से लेखक के सामने गाती थी कि शायद एक दिन लेखक उन्हें अपने दिल से याद कर ले। लेकिन लेखक ने उसे सीखने के लिए कभी परवाह नहीं किया, लेकिन उसे
दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी, इसीलिए वह उन प्रेयर्स को सुनता था। पर लेखक ने कभी ये बॉदर नहीं किया कि वह उन्हें अपने दिल से याद कर ले। उसके बाद उसकी दादी उसे लकड़ी की एक तख्ती देती, इसे पहले से ही धोकर पीली चाक से वो पोत देती थी और फिर एक मिट्टी की दवात के साथ सरकंडे का कलम लेती और इन सब को एक बंडल में बांधकर उसे पकड़ा देती थी। नाश्ता करने के बाद वह उसे एक मोटी बासी रोटी से ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाकर उसे थोड़ी सी चीनी स्प्रेड कर देती थी। यह उसके नाश्ता था और वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए काफ़ी बासी रोटियां साथ ले जाती और उसके बाद दादी उसके साथ हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि दादी जिस मंदिर में जाती थी और लेखक का जो स्कूल था, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मंदिर का पुजारी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स सिखाता तथा प्रार्थनाएं करवाता। बच्चे बरामदे में 2 कतारों में बैठ जाते थे और सामूहिक गान के रूप में ही वे वर्णमाला तथा प्रार्थना गाते थे। तब दादी मंदिर के अंदर बैठती और वे अपनी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी या अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। जब दोनों का फिनिश हो जाता था, दोनों का काम हो जाता था, तब वे दोनों साथ में ही घर आते। तब उन्हें स्कूल के या मंदिर के द्वार पर उन्हें बहुत सारे कुत्ते एकत्रित होकर मिलते, जो उन्हें घर तक उनका पीछा करते, क्योंकि दादी उन्हें चपातियाँ फेंकते हुए जाती थी और सारे कुत्ते एक दूसरे के साथ गुर्राते हुए और चपातियों के लिए झगड़ते थे। आगे देखो बच्चों, लेखक के पिता ने जब उन्हें शहर में बुला लिया, तब लेखक और उसकी दादी के मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट या मोड़ था। अब वे शहर में रहने लगे थे और वे एक ही कमरे में रहते थे, किंतु उनकी दादी अब उसे विद्यालय छोड़ने नहीं जाती थी। लेखक एक मोटर बस में सवार होकर एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने जाने लगा था। वहाँ शहर में गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसलिए दादी ने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और लेखक और उसकी दादी एक दूसरे से कम ही मिलते थे। कभी कभी वह उससे पूछ लेती थी कि उसके टीचर ने उसे आज क्या पढ़ाया है। उसकी दादी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाया जाता था। वह दुखी होती थी, वह अंग्रेजी अथवा विज्ञान को पसंद नहीं करती थी। वो यह सोचकर उदास हो जाती थी कि विद्यालय में ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषय में शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती। लेखक ने एक दिन उन्हें बताया कि उन्हें संगीत में पाठ दिए जा रहे हैं, जिससे वह और परेशान हो गई, क्योंकि वह अंग्रेजी संगीत को अशोभनीय समझती थी। उनका ये सोचना था कि जो अंग्रेजी संगीत है वो नाचने वाली औरतों तथा भिखारियों के लिए ही था। अच्छे या भद्र पुरुषों के लिए वह संगीत उपयुक्त नहीं था। उसके आगे लेखक विश्वविद्यालय में जब गया, तब उसे एक अपना अलग से कमरा दिया गया। उसके बाद उसका और उसकी दादी के बीच जो मित्रता का रिश्ता था वो टूट गया। दादी ने अपने एकाकीपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह सदा अब चरखा चलाने तथा प्रार्थनाओं को बोलने में व्यस्त रहने लगी थी।
वह अब बहुत कम बात करती थी। दोपहर के बाद जब वो थोड़ा सा सुस्ताती थी, जब वो आराम करती थी, तब वह चिड़ियों को भोजन कराती थी और बरामदे में बैठकर रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती और उन्हें चिड़ियों को फेंक देती। तब सैकड़ों चिड़ियाँ वहाँ आ जाती और बहुत शोर करती। कुछ चिड़ियाँ लेखक की दादी के टांगों पर बैठती, कुछ कंधों पर बैठती, कुछ सिर पर बैठ जाती। दादी उन्हें मुस्कुराते हुए देखती, लेकिन उन्हें कभी भी डराकर भगाती नहीं थी। चिड़ियों को भोजन खिलाना उनके लिए दिन का सबसे प्रसन्नता भरा आधा घंटा था। लेखक ने उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। लेखक को 5 साल तक बाहर रहना था। उसकी दादी सचमुच में बहुत बूढ़ी थी। वह किसी भी क्षण मर सकती थी। लेखक को चिंता थी, किंतु उसकी दादी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने कोई भावुकता नहीं दिखाई। उसे विदा करने वो स्टेशन भी आई। उनके होठ प्रार्थना में हिलते थे। उनका मन प्रार्थना में लगा हुआ था। उनकी उंगलियां माला के मन के फेरने में व्यस्त थीं। उसने चुपके से लेखक के माथे को चूमा। तब लेखक ने सोचा कि यह उसकी दादी और उसके बीच शारीरिक संबंध के रूप में शायद अंतिम चिन्ह था। लेखक 5 वर्ष के बाद जब वापस लौटा तो उसकी दादी उसे स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी दिखाई नहीं देती थी, जितनी कि लेखक 5 साल पहले अपनी दादी को छोड़कर गया था। दादी ने उसे बाहों में भर लिया। वह अपनी प्रार्थनाएं गाती रही। दोपहर के बाद सदा की तरह वह चिड़ियों को भोजन खिलाती थी। संध्या के समय उनमें एक परिवर्तन आया। उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। दादी ने पड़ोस की सारी स्त्रियों को इकट्ठा किया। वह एक पुराना ढोलक ले आई और कई घंटों तक वह पुराने ढोल को पीटती रही। उन्होंने गाना प्रारंभ किया। वह योद्धाओं की वापसी की गीत गाती रही। उन्हें इस काम को रोकने के लिए मनाना पड़ा। हो सकता है उन्होंने खुद को अधिक तनाव में डाल ले, ऐसा लेखक सोच रहे थे। यह पहला समय था जब उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं की थी या वो प्रार्थना करना भूल गई थी। अगले दिन प्रातः वह बीमार पड़ गई। उन्हें हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका अंत समीप है। तब लेखक ने अनुभव किया कि वह प्रार्थना करना भूल गई है। तब दादी को भी याद आया कि उन्होंने आज अपनी प्रार्थना नहीं की। अब वो बातें करने में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी और उन्होंने अपनी प्रार्थना करती रहीं। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहीं, प्रार्थना करती रहीं। उनके हाथों में जो माला थी वो फेरती रहीं। उसके बाद उनके होठ हिलने बंद हो गए और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला नीचे गिर गई। उनका चेहरा पीला किंतु शांत दिखाई पड़ रहा था। शायद वह मर गई थी। तब उन्हें भूमि पर लिटा दिया गया और उसे लाल कफन से ढक दिया गया और उसके बाद लेखक की दादी के दाह संस्कार के प्रबंध किए जाने लगे। संध्या का समय था। जब सूर्य अस्त हो रहा था, वे एक लकड़ी की अर्थी ले आए
आंगन के बीच में रुक गए। हजारों चिड़िया उसकी दादी के मृत शरीर के आसपास बैठी थी। उन्होंने कोई चहचहाट नहीं की। प्रत्येक को चिड़ियों के लिए खेद था या दुखी थे। लेखक की माँ ने कुछ रोटी और ब्रेड के टुकड़ों को तोड़ा और चिड़ियों की ओर फेंका, लेकिन पक्षियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब लेखक की दादी का शव या मृत शरीर बाहर ले जाया गया तो चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गईं। रोटी के टुकड़े अब भी आंगन में पड़े रहे। स्पष्टतया शायद चिड़िया दादी की मृत्यु पर शोक मनाने आई थी। और अगले दिन जब स्वीपर आया तो उसने सारे ब्रेड क्रम्स को झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाला। तो बच्चों, ये लेसन तुम्हारा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स थे। ढंग से क्वेश्चन आंसर्स को देखना बहुत आसान है। बार बार पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देखना, नोट डाउन करना, याद कर लेना। ये इस लेसन में इतना ही। अब मिलते हैं नए लेसन में नए वीडियो के साथ।